स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी के पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में। और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम से संबंधित हैं, जलीय पारितंत्र से। तो उस श्रृंखला में 2 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसा हमने डिस्कस किया था उसमें कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसे हमारे सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले प्रकार का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था वो था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी हमने उसमें डिस्कस की थी अलवणीय जलीय पारितंत्र के बारे में। और जो दूसरे प्रकार का एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो है मैराइन वाटर इकोसिस्टम, वो लवणीय जलीय आवास हैं। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके बारे में पहले इस सीरीज के जो 2 लेक्चर हैं उसमें हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। एक में तो हमने लेक इकोसिस्टम और उसमें जोनेशन बताया था आपको, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहाँ कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और क्या प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड लेक्चर में हमने उस लेक इकोसिस्टम में थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था, तापीय स्तरीकरण को पढ़ा था। तो 2 तो हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब इस सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं मैराइन वाटर इकोसिस्टम के बारे में। तो मैराइन वाटर इकोसिस्टम पहले तो यही डिस्कस करें कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से मैराइन वाटर इकोसिस्टम किस प्रकार अलग है, डिफरेंट है। तो एक पहला डिफरेंस जो हम देखते हैं वो देखते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन का, लवणों की सांद्रता का, कि जो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, नदी है, तालाब है, झील है, वहां पर जो जल है उस जल में लवणों की सांद्रता कम है, मिनिमम है। जबकि जो मैराइन वाटर इकोसिस्टम है, समुद्री पारितंत्र है, वहां पर लवणों की सांद्रता अधिक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी में लवण घुले हुए हैं। तो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, इन दोनों प्रकार के इकोसिस्टम में डिफरेंट हैं, अलग अलग है। तो ये जो मैराइन वाटर इकोसिस्टम है, एक डिफरेंस हमने डिस्कस किया। दूसरी हम जब बात करेंगे कि अर्थ का अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो 70% हिस्सा इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम के रूप में है। तो अपने आप में मैराइन वाटर इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हमने कहा रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सब उसके एग्जाम्पल थे। ऐसे ही मैराइन वाटर इकोसिस्टम के भी कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे।
तो एक एग्जाम्पल है उसका, वो है ओशियंस, जो हमारे महासागर हैं, वो सब इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नंबर 2, दूसरा जो एग्जाम्पल है मैराइन वाटर इकोसिस्टम का, वो एग्जाम्पल है हमारा मार्श लेक के कई झीलें बन गई हैं और वो झीलें भी इस मार्श लेक के नाम से जानी जाती हैं, वो भी इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंग्रोव, जहाँ पर मैंग्रोव वेजिटेशंस हैं, दलदल पाया जाता है, वो भी इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। और तीसरा है एस्चरीज, बेला संगम के नाम से जिसे जाना जाता है, वो भी इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कुछ लेगून्स बनती हैं, वो भी मैराइन वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। तो हमने कई सारे एग्जाम्पल मैराइन वाटर इकोसिस्टम के देखे। आज हम एक छोटे से टॉपिक से इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। इकोलॉजी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स बनते हैं। तो आज हम इकोटोन और एज इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है, गलतफहमी में हम इन्हें एक ही टॉपिक मान लेते हैं, तो दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन इकोटोन और एज इफेक्ट के बारे में आज हम करेंगे। ओके, तो पहले तो समझेंगे इकोटोन है क्या, फिर इकोटोन के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे, क्या प्रॉपर्टी है इकोटोन की वो डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम आ जाएंगे एज इफेक्ट के ऊपर। यहां तक ठीक? तो शुरू करते हैं इकोटोन से। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं इकोटोन का, और वो एग्जाम्पल मैंने लिया कि हमारे जो मैराइन वाटर इकोसिस्टम है उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल्स जो है वो है एस्चरीज, बेला संगम आवास। तो हमारे सिलेबस में एस्चरीज को, बेला संगम आवास को मैराइन वाटर इकोसिस्टम में ही सम्मिलित किया गया है। सो इट इज द पार्ट ऑफ मैराइन वाटर इकोसिस्टम। तो मैंने यहां क्या कहा है कि जो एस्चरीज इकोसिस्टम है, बेला संगम जो पारितंत्र है, वो उदाहरण है इकोटोन का। तो इस उदाहरण की हेल्प से, इस इकोसिस्टम की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोटोन हम किसे कहेंगे, और फिर उसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो क्या है नंबर 1, अगर मैं बहुत सिंपली डिफाइन करना चाहूं तो इकोटोन इज ए क्या कहा है मैंने इससे कि इकोटोन है वो एक संक्रमण क्षेत्र है, ये एक ट्रांजिशन एरिया है। पहली चीज तो ये। अब जब ये ट्रांजिशन है तो इस ट्रांजिशन एरिया की प्रेजेंस कहां पर होगी? तो हम तो एस्चरीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या लिखें, क्या बात लिखनी चाहिए हमें कि ये जो इकोटोन है, एस्चरीज हैं, ये भी ट्रांजिशन एरिया है, और ये ट्रांजिशन एरिया प्रेजेंट है कहां पर? इट इज प्रेजेंट बिटवीन, दो हैबिटेट अलग अलग अब मेरे पास होने चाहिए, प्रेजेंट बिटवीन रिवर एंड ओशियन। कि क्या होता है कि नदियां अपना पूरा पाथ, रास्ता तय करके समुद्रों में जाके मिल जाती है, तो वहां वो एक डेल्टा का निर्माण करती है, फैल जाती है। तो जहां पर नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है, तो इन दोनों के बीच
ये एस्चरीज, बेला संगम आवास या ये विशेष प्रकार का इकोसिस्टम निर्मित होता है। तो ये भी ट्रांजिशन हुआ कि एक नदी, दूसरी ओर समुद्र। तो एक और फ्रेश वाटर है, अलवणीय जल है नदी का, दूसरी तरफ समुद्री जल है, लवणीय जल है समुद्र का। तो इन दोनों के बीच अलवणीय आवास और लवणीय आवास, इन दोनों आवासों के बीच जो एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण क्षेत्र बना, वो इकोटोन है और उसका नाम दिया एस्चरीज, बेला संगम। तो इकोटोन क्या है वो समझ में आया। तो इकोटोन एक संक्रमण क्षेत्र, एक जंक्शन है जहां पर दो अलग अलग आवास आपस में कनेक्टेड रहते हैं, आपस में मिलते हैं। तो उस जंक्शन को, उस ट्रांजिशन को हमने इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र नाम दिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल एस्चरीज ही इसका एग्जाम्पल है। आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी, स्थलीय पारितंत्र में भी इकोटोन के उदाहरण देखने को मिलेंगे। लेकिन हम मैराइन वाटर इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके फर्स्ट पार्ट को मैंने आज लिया है एस्चरीज, क्योंकि ये मैराइन वाटर इकोसिस्टम, लवणीय जल का एक उदाहरण है एस्चरीज। तो वो एक इकोटोन है, संक्रमण क्षेत्र है, और किसके किसके बीच में है वो मैंने आपको यहां तक समझाया। तो जो बेला संगम है वो नदी और समुद्र के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है, जहां नदियां फैल गई हैं और समुद्र में मिल रही हैं। तो यहां का जो आवास बना, तो यहां की प्रॉपर्टीज अपने आप में अनोखी, यूनिक होगी, क्योंकि ना तो इस आवास की लवणता नदियों की तरह कम है और ना ही समुद्रों की तरह अधिक है। मतलब इस आवास में जो वाटर प्रेजेंट है, जो जल है, उस जल की लवणता इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती है। वो नदी के जल यानी अलवणीय जल और समुद्र के जल यानी लवणीय जल के बीच की लवणता वाला जल है। तो जो एस्चरीज हैं वो इस कारण भी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, यहां नदियां फैल गई हैं, उनका कैचमेंट एरिया बढ़ गया है, तो नदियों के साथ खूब मिट्टी आई है, दलदल जैसा भी कुछ बन गया है। तो एस्चरीज की प्रॉपर्टीज कुछ हद तक अलवणीय पारितंत्र यानी नदी पारितंत्र से मैच करती हैं, तो कुछ हद तक वो समुद्री जो पारितंत्र है, ओशियंस हैं, उनसे मैच करती हैं। तो प्रॉपर्टीज में एस्चरीज इन दोनों का मध्यवर्ती है। यहां तक ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इकोटोन है वहां पर कैसे जीव हमें मिलेंगे, वहां पर ऑर्गेनिज्म कौन से प्रेजेंट है। तो अगर हम इकोटोन की स्टडी करें और पर्टिकुलर एस्चरीज की करें, बेला संगम का अध्ययन करें, तो यहां पर बेसिकली जो जीव मिल रहे हैं उन्हें हम 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 कैटेगरी हम उनकी बना सकते हैं। क्या कैटेगरी बनाए कि एस्चरीज में, बेला संगम में कुछ जीव ऐसे हैं जो रिवर के हैं, यानी जो नदी पारितंत्र हैं, वहां के जो जीव हैं वो इस बेला संगम में मिल सकते हैं। ये पहली कैटेगरी हो गई। यानी ये जो जीव होंगे पहली कैटेगरी के, ये एडप्टेड होंगे, अनुकूलित होंगे अलवणीय जलीय आवास के लिए। सेकंड कैटेगरी, इस एस्चरी में जो दूसरे प्रकार के जीव होंगे, जो सेकंड कैटेगरी हैं, वो उन जीवों की हैं जो समुद्री आवास या जो ओशियन इकोसिस्टम है उसके हैं, यानी वो अनुकूलित हैं
लवणीय जल या समुद्र में सावधानी पूर्वक या सफलता पूर्वक रहने के लिए। अच्छा, तीसरी एक कैटेगरी हम और बनाएंगे यहां कि बेला संगम के अंदर एक तीसरी कैटेगरी जीवों की और है जो केवल इसी आवास की या इसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की है, वो ना तो रिवर में और ना ही ओशियन में मिलती है, वो तीसरी विशिष्ट है केवल इसी इकोसिस्टम के लिए। तो क्या देखा हमने इकोटोन में कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। कुछ अलवणीय जलीय आवास के लिए अनुकूलित, कुछ समुद्री लवणीय आवास के लिए अनुकूलित और कुछ केवल इसी विशिष्ट आवास के लिए अनुकूलित। तो इकोटोन में हम देखते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब बढ़ जाते हैं। प्रजातियों की संख्या भी बढ़ गई तो जैव विविधता बढ़ी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ी, प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उस जाति के सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई। तो एस्चरीज में हमने क्या देखा, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने इकोटोन संक्रमण क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया, जो एक प्रकार का जंक्शन बाउंड्री है जहां एक इकोसिस्टम एंड होता है, दूसरा इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। तो क्या है इकोटोन? इकोटोन इज ए ट्रांजिशन एरिया वेयर वन इकोसिस्टम is end and another ecosystem will be start। तो जहां एक इकोसिस्टम समाप्त हुआ, दूसरा इकोसिस्टम शुरू हुआ, तो उनके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र, एक ट्रांजिशन एरिया बना। उसी जंक्शन को, उसी ट्रांजिशन को इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। हमने बात की थी मैराइन वाटर इकोसिस्टम की, उसी का एक उदाहरण लेकर हमने इकोटोन को समझाने का यहां प्रयास किया है। अब बात करते हैं एज इफेक्ट, हिंदी में कहूं किनारे का प्रभाव। तो एज इफेक्ट क्या है, किनारे का प्रभाव क्या है? क्या देखा हमने इकोटोन में कि इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी यानी नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हो गई है। तो इकोटोन में नंबर ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की संख्या का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, इसे हम एज इफेक्ट, किनारे का प्रभाव कहते हैं। तो जो एज इफेक्ट है, जो किनारे का प्रभाव है, वो हमें ये बताता है कि इकोटोन में जैव विविधता बढ़ गई है, नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हो गई है। जबकि इकोटोन तो वो एरिया है और उस एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ना किनारे का प्रभाव एज इफेक्ट कहलाता है। तो एज इफेक्ट क्या है वो भी समझ में आया। अब एज इफेक्ट यानी जो प्रजातियों की संख्या बढ़ी, उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि यहां पर 3 अलग अलग पारितंत्रों के, इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अलवणीय जल के भी मिल रहे हैं, समुद्री जल के भी मिल रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर यहीं के हैं वो भी यहां मिल रहे हैं। तो यहां की कंडीशंस, परिस्थितियां तीनों आवासों के जीवों के सरवाइव करने के लिए अनुकूल है। इसलिए यहां पर तीनों प्रकार के आवासों के जीव मिलते हैं और इस कारण यहां पर जैव विविधता, प्रजातियों की संख्या बढ़ जाती है। इसे ही हम एज इफेक्ट, किनारे का प्रभाव कहेंगे। दूसरी बात कि प्रजातियां तो बढ़ेगी, साथ में यहां वृद्धि के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो एक ही जाति के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनमें भी वृद्धि होगी, यानी घनत्व भी बढ़ गया। तो प्रजातियों की संख्या बढ़ी प्लस जीव संख्या घनत्व में भी वृद्धि हुई, डेंसिटी भी बढ़ गई। इसे सम्मिलित रूप से एज इफेक्ट, किनारे का प्रभाव हम कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा एक शॉर्ट नोट, इकोटोन पे
और एज इफेक्ट पे बनता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कल एक नए लेक्चर के साथ कल हम ओशियन मैराइन वाटर इकोसिस्टम में जोनेशन, जैसा जोनेशन हमने लेक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पढ़ा था, उसी प्रकार का जोनेशन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, क्षैतिज व्यवस्था समुद्री आवास में कैसे होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।